महाभारत को महाकाव्य कहा जाता है। जनरली लोग उसको काव्य की नज़र से ही देखते हैं, हिस्ट्री नहीं मानते हैं। पर आप ऐसा क्यों कहते हैं कि महाभारत हिस्ट्री है? जैसे अफगानिस्तान में एक सिक्का मिला है जिसका नाम है एगाथोक्लस कॉइन्स, और ये 2300 साल पुराने सिक्के हैं, जिसमें 2 सिक्के मिले हैं, एक के पास एक सिक्के में एक व्यक्ति चक्र के साथ खड़ा है और उसमें लिखा है पास में वासुदेव। तो हमें डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी है कौन सा हिस्टोरिकल पार्ट है और कौन सा पार्ट है विच इज़ रिलेटेड टू फेथ। और मैं जो काम करता हूँ हिस्टोरिकल डेटा पे काम करता हूँ। जो भी हिस्टोरिकल डेटा है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, डीकोड कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, मैं उसी पे फोकस करता हूँ। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किताब का नाम है। तो इस किताब में ही गिव्स द लोकेशन ऑफ द्वारका। कुरुक्षेत्र के युद्ध की डेटिंग आपने फिक्स करने की कोशिश की है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध वाकई में हुआ था? 400 से भी ज़्यादा इंस्क्रिप्शन अवेलेबल है, शिलालेख अवेलेबल है। शिलालेख ये कहाँ मिले? कश्मीर से तमिलनाडु तक, गुजरात से लेके थाईलैंड तक सारे एरियाज में शिलालेख मिले हैं, जिसमें डेट ऑफ कलियुग का दिया गया है, या डेट ऑफ महाभारत दिया गया है, या डेट ऑफ युधिष्ठिर शक दिया गया है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री का खास शो टाइमलेस सागा, जहां बात होती है हिस्ट्री एंड कल्चर पे। तो आज हम बात करेंगे महाभारत की हिस्ट्री पर। कई लोग इसे मिथ बताते हैं, माइथोलॉजी बताते हैं, लेकिन हिस्टोरियन क्या कहते हैं, क्या दावे किए गए हैं, उन दावों के पीछे क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, सब पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कलयुग की डेटिंग पर। जी हाँ, कलयुग कब शुरू हुआ, कितने हज़ार साल पहले शुरू हुआ, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और एक बहुत बड़ा खुलासा भी होने वाला है जो कलयुग को लेकर है। तो मेरे साथ मौजूद हैं हिस्टोरियन चंद्रू रमेश जी। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रू जी आपका हमारे इस खास शो में। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि कैसी रही ये जर्नी, बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियर से डायरेक्ट हिस्टोरियन पे आ गए आप। नॉट डायरेक्ट, तो बीच में कई सारी रिसर्च रही होंगी। एक बार हमारे ऑडियंस के लिए अगर आप बताएं। राइट, तो मेरा जो जर्नी है कोई एडवेंचर से कम नहीं था। अच्छा। सो आई स्टार्टेड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देन कुछ कारण से आई वाज देयर इन श्रीलंका। एंड एक बार जब एक बुद्धिस्ट मॉन्क से मैंने बात किया, तो देन ही गेव मी सम फैसिनेटिंग पॉइंट्स। उन्होंने बोला कि हमारे जातकों में इसका वर्णन है, महाभारत का, कृष्ण का। तो आई वाज फैसिनेटेड कि मैंने पूछा कि आप कैसे मानते हो, क्या आप महाभारत को सच में मानते हो? आप तो बुद्धिस्ट हो, आप कैसे मानते हो उसको? तो देन उन्होंने बोला कि अरे ये तो हिस्ट्री है, हमारा महावंश कैसे इतिहास है वैसे ही आपका महाभारत इतिहास है। तो आई वाज शॉक्ड। आई सेड कैसे, मतलब किस बेसिस पे आप बता रहे हो, क्या एविडेंस है आपके पास? तो उन्होंने ये बताया कि हमारा एक किताब है जिसका नाम है जातक लिटरेचर्स, जातक कथाएं। तो इन जातक कथाओं में आपको एविडेंस मिल जाते हैं महाभारत के, कृष्ण के। और मैंने पूछा ये कितने पुराने हैं? तो उन्होंने बोला 2300 या 2400 साल कम से कम। सो यहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ। तो देन श्रीलंका में क्या है कि 2 टाइप के एथनिसिटीज़ हैं मेनली। एक है सिंहला लोग और दूसरे हैं तमिल लोग। तो सिंहला लोगों से बात किया, तो मॉन्क से बात किया, एक्सपर्ट से बात किया, फिर मैं तमिल एरिया पे गया। तमिल एरिया में क्या था कि तमिल भी बहुत एक प्राचीन भाषा है। तो तमिल स्कॉलर से जब बात किया, यूनिवर्सिटीज़ में जाके प्रेजेंटेशन दिया भारत के बारे में, तो यूनिवर्सिटीज़ में एक नया डेटा मुझे मिला। राइट, ईस्टर्न एरियाज ऑफ श्रीलंका में एक प्रोफेसर ने मुझे बताया कि महाभारत के और कृष्ण के एविडेंसेस तमिल संगम लिटरेचर में भी है। अच्छा। ये तमिल संगम लिटरेचर भी बहुत प्राचीन है, 2300 2400 साल पुराने लिटरेचर है तमिल संगम लिटरेचर। तो इसमें भी एविडेंसेस अवेलेबल है महाभारत के, कृष्ण के। तो ये मेरा दूसरा रिसर्च यहाँ से शुरू हो गया। तो ऐसे डेटा कलेक्ट करता गया। देन मैं भारत आया वापस। तो तमिलनाडु से शुरू किया। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला मुझे ना बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है, मुझे लग रहा है मेरे हाथ में खजाना मिला है और इस खजाने को पूरे से समझना, अच्छी से समझ के इसको पूरा निकालना बहुत ज़रूरी है। ये देश और संस्कृति और हमारे धर्म के लिए, सबके लिए बहुत क्रिटिकल है, बहुत ही क्रिटिकल है। महाभारत जो है इस देश का आइडेंटिटी है, इस देश का नाम वहीं से आता है, भारत। तो इसको समझना और इसके सारे प्रमाण निकालना ये गेम चेंजिंग होगा। मैं छोड़ रहा हूँ अपना करियर, मुझे नहीं करना है। तो पेरेंट्स बोले, पिताजी बोले तू पागल तो नहीं हो गया? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करियर जो है मतलब बहुत प्रॉस्पेक्टिव है। और मैं काम कर रहा था एज एन ओरेकल लाइफ साइंसेज एक्सपर्ट इन HCL टेक्नोलॉजीज। ओरेकल लाइफ साइंसेज ऐसा एक फील्ड था
जहाँ पे जो भी ड्रग निकल रहा है, मतलब जो भी मेडिसिन निकल रहा है, जैसे क्रोसिन हो, सैरिडॉन हम जानते हैं, वैसे कोई भी ड्रग निकल रहा है, एक एक ड्रग को निकालने के लिए 7 years अप्रॉक्सीमेटली लगता है। मतलब सारे टेस्टिंग वेस्टिंग होते हैं, प्लांट टेस्टिंग, एनिमल टेस्टिंग, सारा कंप्लीट करके ह्यूमंस पे आता है, टेस्टिंग होता है, फिर कई सारे प्रोसीजर्स के बाद एक ड्रग रिलीज होता है। अब मान के चलिए इस प्रोफेशन में अगर मैं रहता अभी, कोविड के टाइम पे क्या प्रोस्पेक्ट था मेरा, बहुत बहुत आगे जाते। राइट, बट कोविड के पहले मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, राइट, बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे उस पर काम नहीं करना है, मुझे अपना जो सॉफ्टवेयर नॉलेज है, टेक्निकल एक्सपर्टीज है, वो भारत के इतिहास पे काम करना है। तो आपने दोनों को जोड़ दिया कि दोनों जो को आपने जोड़ वहाँ पे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग की या जो भी आपने टेक्निकल एक्सपर्टीज थी उनको आपने हमारे इतिहास के साथ जोड़ दिया। यस, तो हम जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो भी हैं, चाहे एआई हो, मशीन लर्निंग हो, या जो भी प्रोग्रामिंग के टेक्नोलॉजीज़ हैं, आर्कियोलॉजी में कई सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो हम उस पर रिसर्च करते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को कैसे समझें और भारत के कॉन्टेक्स्ट में उसको कैसे अप्लाई करें, उस पर हम काम करते हैं। जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, भारत में हज़ारों एंशिएंट साइट्स हैं जो अभी तक एक्सकेवेट नहीं हुए हैं। कुछ साइट्स ऐसे हैं जो दबे हुए हैं, नहीं तो डूबे हुए हैं। जैसे द्वारका एक डूबा हुआ साइट है, उसके अलावा पूंबुहार है, और एंशिएंट सिटी ऑफ कुमरी है तमिलनाडु में। ऐसे कई सारे साइट्स हैं, ऐसे कई सारे साइट्स हैं जो अभी तक एक्सकेवेट नहीं हुए हैं। तो मैंने सोचा कि अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अंदर लाएंगे, आर्कियोलॉजी में भी ला सकते हैं, क्रोनोलॉजी है, वंशावली जो हिस्ट्री है उसको मैपिंग करने के लिए क्रोनोलॉजी, राइट, डेटा साइंस, ये सब जब हम लेके आएंगे तो सारा हिस्ट्री मैप हो जाएगा। और भारत इजिप्ट की तरह, ग्रीस की तरह, क्योंकि लोग जाते हैं इजिप्ट जाते हैं, ग्रीस जाते हैं, पिरामिड्स देखना है या ग्रीक सिविलाइजेशन को समझना है, चलो हम हिस्टोरिकल टूरिज्म करते हैं। भारत में हिस्टोरिकल टूरिज्म कॉन्सेप्ट है कहाँ पे? एक्चुअली इजिप्ट में वो मिथ नहीं है ना, वो हिस्ट्री है। यस, और वो सारा उनके पास डेटा है और उस डेटा को उन्होंने वैलिडेट भी किया है। यस, बट हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये है कि हम एक प्री कंसीव्ड नोशन से जाते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स ने कुछ सही नहीं दिया होगा। और ये माइंडसेट आता है अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने ये क्रिएट किया था हमारे अंदर कि इसमें सच हो नहीं सकता है। हमारा हिस्ट्री आप देखेंगे, दे कीप इट अंटिल चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा इतिहास है सैंद्रोकोटस, मतलब मेगास्थनीज नाम का एक यात्री आया था 2300 साल पहले, राइट। तो उसने एक राजा का नाम वर्णित किया है जिसका नाम था सैंद्रोकोटस। सैंद्रोकोटस कौन है? चंद्रगुप्त। तो अंग्रेजों ने मैप किया, सैंद्रोकोटस चंद्रगुप्त ही होना चाहिए, और उसके पहले हमें पता नहीं है कौन है, तो भारत का हिस्ट्री क्लियर नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। तो जब मैंने देखा कि क्रोनोलॉजी पे काम बाकी है, पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी पे काम बाकी है, राइट, कई सारे नए रिसर्चेस बाकी है, हजारों एंशिएंट साइट्स जो अभी तक एक्सकेवेट नहीं हुआ है वो बाहर निकल सकता है। इनफैक्ट मेरे हाथ में ना अभी चंद्रू जी की ये बुक है, महाभारत मिथ और हिस्ट्री। तो बहुत कुछ तो नहीं पढ़ पाई मैं इसके बारे में, लेकिन जो जितना इंट्रोडक्शन एंड जितना एक स्किम थ्रू कर पाते हो ना आप, वो करने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली मतलब जैसे फैक्ट्स आपने दिए हैं और जितनी सारी चीज़ें, आर्कियोलॉजिकल सर्वे को भी आपने इसमें बनाया है अपना आधार, और भी बहुत सारी चीज़, सिक्के जो निकलते हैं उनको भी आधार बनाया, तो कैसे आपने ये साबित करने की कोशिश करी और क्या एविडेंस है इस बात का कि महाभारत सच में हिस्ट्री है, मिथ नहीं? राइट, तो महाभारत जो है एक पर्टिकुलर फील्ड से हम बोल नहीं सकते कि ये हिस्ट्री है। जैसे जनरली लोग इम्पोर्टेंस देते हैं पुरातत्व को, आर्कियोलॉजी को। मान के चलिए अगर मुझे खुदाई में कुछ मिल गया, या पानी के नीचे से द्वारका मिला था, ऐसे खुदाई में कुछ मिल जाएगा या पुरातत्व में मिल जाएगा तो मैं उसको मानूंगा, नहीं तो मैं उसको नहीं मानूंगा। लोगों का ये कॉन्टेक्स्ट होता है जनरली हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। पर महाभारत एक ऐसा इवेंट है जिसका सिर्फ पुरातत्व से लिमिटेशन नहीं है। इसके लिए हमें सिक्के में एविडेंसेस मिलते हैं, और शिलालेख यानी जो इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं, जो दीवारों पे पत्थर पे उसके प्रमाण मिलते हैं। उसमें जैसे पांडवों का नाम लिखा गया होगा, या कृष्ण का नाम लिखा गया होगा, बलराम का नाम, राइट। नहीं तो डेट ऑफ महाभारत कि इतने हजारों साल पहले महाभारत काल है, या कलयुग का काल है, युधिष्ठिर शका है। तो इंस्क्रिप्शंस में कई सारे एविडेंसेस मिलते हैं। एंड सिक्कों में, जैसे मैंने बताया, सिक्कों में कृष्ण का, बलराम का वो कार्विंग मिलता है हजारों साल पुराने। जैसे अफगानिस्तान में एक सिक्का मिला है जिसका नाम है एगाथोक्लेस कॉइन्स, और ये 2300 साल पुराने सिक्के हैं, जिसमें 2 सिक्के मिले हैं, एक के पास एक सिक्के में एक व्यक्ति चक्र के साथ खड़ा है और उसमें लिखा है पास में वासुदेव। दूसरा और एक सिक्का है जिसमें लिखा है संकर्षण, और राजा का नाम लिखा है एगाथोक्लेस। और संकर्षण सिक्के में आप देख सकते हैं हाथ में हल पकड़ के खड़ा है। तो ये वो बलराम एंड कृष्ण? यस, बलराम का और एक नाम है संकर्षण,
अच्छा, तो संकर्षण वासुदेव, संकर्षण, राइट, हाँ। संकर्षण जो है वो बलराम जी का नाम है। बलराम जी हाथ में हल पकड़ के खड़े हैं, राइट, और दूसरे हाथ में गदा पकड़ के खड़े हैं। हमें पता है कि बलराम जी हल और गदा दोनों यूज करते थे। तो वो सिक्का जो है अफगानिस्तान में मिला है, गंधार, राइट, कांदाहार। आज के लोग कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड हैं उनके इतिहास से, अफगानिस्तान के लोग, बट एक टाइम पे कृष्णा बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर थे वहां पे अफगानिस्तान में। अदरवाइज सिक्के में कैसे आ गए? तो ट्रैवल करके नहीं जा सकता कि क्या पता कोई ट्रेड करता हो तो वो सिक्का वहां तक ट्रेड के थ्रू चला गया हो, बिकॉज हमारी हिस्ट्री ट्रेड की तो रही है। बिल्कुल, बट अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, यानी गंधार के कॉन्टेक्स्ट में, ये ट्रेडिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अगर आप उसको स्टडी करके देखेंगे, वो गंधार जनपद था। अच्छा, गंधार। और इसका एविडेंस हम अंगुत्तर निकाया, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है। मतलब 16 महान राज्यों का वर्णन है, उसमें एक राज्य था गंधार। तो ये नाम गंधार कहाँ से आता है? ये गंधार नाम आता है गांधारी से। गांधारी नहीं, गंधार जनपद से गांधारी आई थी। गांधारी का नाम गंधार से आता है, उल्टा नहीं। हाँ, सॉरी, एग्जैक्टली, राइट। सो गंधार जनपद का नाम वेदों में भी पाया जाता है। वेद जो इतना प्राचीन है उसमें वर्णन है, महाभारत में वर्णन है, और पुरातत्व में भी ये पाया जाता है कि वो कितना प्राचीन है गंधार जनपद, राइट। जो भी रिलीजन्स बाद में, कल्चर्स तो बाद में आए थे, एक टाइम पे गंधार जनपद जो है वो महाभारत में भी सही और वेदों में भी इसका वर्णन है, तो बहुत प्राचीन हिस्ट्री है उसका। तो आपने कैसे, मतलब आपने इसके बाद क्या अंदाजा लगाया होगा कि इंडिया कहाँ तक फैला हुआ था? इंडिया से भी बेहतर आई वुड लाइक टू से भारत, बिकॉज इंडिया नेम जो है 2100-2200 साल पहले दिया गया नाम है। एक मिसप्रोनाउंस्ड नाम है। भारत कहाँ से तक फैला था? भारत नाम जो है हम तो यही पढ़ते हैं, भरतवंश है, या सो भारत नाम जो है उसका भी कई सारे कॉन्टेक्स्ट हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट भारत कितना विशाल था अगर हम देखेंगे, इट इज द वेस्टर्न साइड। हम देख सकते हैं कि एंटायर पाकिस्तान जो है वो भारत के अंदर ही था, वो तो हमें पता ही है, 1947 में डिवाइड हुआ। अफगानिस्तान में भी, अफगानिस्तान में आप देखेंगे एक रीजन है जिसका नाम है बाल्ख, BALKH, बाल्ख। बाल्ख कहाँ से आता है? कई सारे लोगों को पता नहीं है बाल्ख का नाम कहाँ से आता है। बाल्ख का नाम आता है भालिका से। भालिका भी, भालिका कौन है? भालिका जो है भाई हैं शांतनु के। अच्छा, ओके। भालिका तीसरे भाई थे, पहले थे देवापी, शांतनु, भालिका। भालिका को राज्य करने का अवसर नहीं मिला था। अभी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, देवापी के बॉडी में कुछ डिफेक्ट्स था, शायद हैंडीकैप था, अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन व्हिच वी सी इन आवर महाभारत। कुछ हैंडीकैप का या कुछ फिजिकल डिफॉर्मिटीज उनका था, फिजिकल इश्यूज कुछ था, जिसके कारण वो राजा नहीं बन पा रहे थे। और उन्होंने सोचा कि चलो छोड़ो, मैं अभी राज्य नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे फिट एंड फाइन रहना है राज्य करने के लिए, तो लेट मी नॉट रूल, मैं राज्य नहीं करूंगा, मैं चले जाता हूँ। वो तपस्वी बन जाते हैं, मुनि वैसे टाइप के बन निकल जाते हैं, राज्य से निकल जाते हैं। तो दूसरा भाई है शांतनु, वो बनते हैं राजा। और तीसरे भाई ने सोचा ऑलरेडी नजरा इश्यू है, मैं क्या करूं, तो उन्होंने वहां पे राजा वो नहीं बने। तो उनके जो वंशज हैं, भालिका के जो वंशज हैं, वो सेटल होते हैं उत्तरी अफगानिस्तान में। जिस रीजन का नाम है बाल्ख, वो रीजन का नाम भालिका से आता है। मतलब वो रीजन भी कुरुवंश के अधीन था। कुरुवंश जो भरत वंश है, जिसके बेसिस पे भारत का नाम आता है, तो वहां तक भालिका है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे पार्श्वा, एक जनपद था जिसका नाम था पार्श्वा, वहीं से नाम आता है पर्शिया, जो आज का ईरान है। तो अगर आप देखेंगे ये 2000-3000 साल पहले इनका सारा हिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकली आप ट्रेस करके देखेंगे, वेदों से, महाभारत से, इट इज क्लियर कि वो भारत से कनेक्टेड था। भारत जो विशाल भारत है उसका पार्ट था। बट अनफॉर्चुनेटली कई सारे रीजन से वो अलग अलग देश हो गए। तो भारत इस तरफ यहाँ तक स्प्रेड था, और नेपाल भी भारत से कनेक्टेड था। एंड बांग्लादेश नाम जो है वो आता है वंग से, वंगा। और वंग का नाम जो है वो भी वेदों में पाया जाता है, महाभारत में पाया जाता है। वंग जनपद, वंग जनपद का मतलब है जो ईस्टर्न रीजन में था। ईस्टर्न रीजन में पहले अंग आता है अंगराज कर्ण का, फिर आता है वंग। तो ये एंटायर रीजन जो है, जो आज का वेस्ट बंगाल है एंड ईस्ट बंगाल यानी बांग्लादेश, एंटायर रीजन को वंग जनपद के कॉन्टेक्स्ट में जाना जाता था। तो
जो भी आप रीजन का हिस्ट्री स्टडी करेंगे भारत में, इट इज़ ऑल उसका एंशियंट हिस्ट्री, उसका नाम या उसका कोई सिटी का नाम, रीजन का नाम कहीं ना कहीं महाभारत से जुड़ा हुआ है या हमारे वेदों से जुड़ा हुआ है। महाभारत को महाकाव्य कहा जाता है। जनरली लोग उसको काव्य की नज़र से ही देखते हैं, हिस्ट्री नहीं मानते हैं। पर आप ऐसा क्यों कहते हैं कि महाभारत हिस्ट्री है? सी, महाभारत किस कैटेगरी ऑफ लिटरेचर में आता है? उसका कैटेगरी क्या है? महाकाव्य। हाँ, महाकाव्य तो है, बट इट इज़ वन ऑफ द इतिहासस। अच्छा, एक इतिहास है। इतिहास शब्द का अर्थ क्या है? अगर आप संस्कृत में उसको डिवाइड करके देखेंगे, इतिहास, ये हुआ है, दस सो हैपेंड अंग्रेजी में, मतलब ऐसा हुआ था। हाँ। तो कोई लिटरेचर का नाम ही ऐसा है कि ऐसा हुआ था, तो हम उसको मिथोलॉजी कैटेगरी में कैसे ला सकते हैं? तो ये माइथोलॉजी वर्ड कहाँ से आया, क्या लगता है आपको? ये भी संस्कृत से आया है। अच्छा। मिथ शब्द जो है वो आता है मिथ्या से। मिथक, मिथ्या, मिथक, वो बन जाता है अंग्रेजी में मिथ, और उसका स्टडी बन जाता है मिथोलॉजी। मतलब हमसे ही शब्द लिया और हमारे ऊपर ही अप्लाई किया। सो मिथोलॉजी शब्द जो है वो एप्लीकेबल नहीं है महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज इसके कई सारे प्रमाण हम देख सकते हैं, चाहे वो इंस्क्रिप्शन जो, जैसे मैं ये हमने कंप्लीट नहीं किया ये पॉइंट कि महाभारत के एविडेंसेस, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, जेनियोलॉजी है यानी वंशावली, उसके बेसिस पे, और कल्चरल एविडेंसेस या तमिल संगम लिटरेचर, फॉरेन ट्रैवलर्स जैसे ग्रीक, चाइनीज, उनके लिटरेचर्स में है, राइट। उसके अलावा वेदों में इसका वर्णन है, कई सारे पुराणों में इसका वर्णन है, और उसके अलावा हम देख सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, राइट, द्वारका, कुरुक्षेत्र और इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी कनेक्शन हम देख सकते हैं। कैसे? राइट, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि कृष्ण और जो अन्य गोपी थे, वो सरस्वती नदी के किनारे एक व्यक्ति की पूजा करे थे जिसका नाम था पशुपति, राइट। और पशुपति इतने प्रोमिनेंट थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, मतलब जो चीज लिखा गया है वो दिख भी रही है, वो हमें दिख भी रही है। ऐसे कई सारे प्रमाण हैं जिससे हम देख सकते हैं हाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन से कनेक्शन हम देख पाते हैं। और अगली बात आती है इंस्क्रिप्शन में डेटिंग का या एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग का। तो डेटिंग के बेसिस पे भी महाभारत का डेट भी क्लियरली दिया गया है, कई सारे एविडेंसेस के बेसिस पे। तो इतने सारे मल्टीपल डिसिप्लिन से कोई इवेंट जस्टिफाई हुआ है कि ये रियल में हुआ था, उसको हम मिथोलॉजी बोल नहीं सकते। बट हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कई सारे रिलीजन्स में आप देख सकते हैं विच थिंग्स आर बियॉन्ड आवर एक्सप्लेनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल जीसस थर्ड डे में वापस आए थे जीवित होके, उसको क्या आप हिस्टोरिकली प्रूव कर सकते हैं? नहीं, वो एक विश्वास है, एक व्यक्ति का विश्वास है कि जीसस ऐसे आए थे। वैसे ही महाभारत में कुछ चीज़ें हैं जो हमारा विश्वास है कि ऐसे हुआ था, बट उसके बेसिस पे आप जो हिस्टोरिकल डेटा है उसको झूठ नहीं बोल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जीसस को कोई मिथोलॉजी बोलता नहीं है बिकॉज वो तीसरे दिन वापस आए थे। तो हमें डिस्टिंग्विश करना जरूरी है कौन सा हिस्टोरिकल पार्ट है और कौन सा पार्ट है विच इज रिलेटेड टू फेथ। और मैं जो काम करता हूँ वो हिस्टोरिकल डेटा पे काम करता हूँ। जो भी हिस्टोरिकल डेटा है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, डीकोड कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, मैं उसी पे फोकस करता हूँ। कैसे करते हैं आप ये काम, थोड़ा सा अगर आइडिया दें? थोड़ा फॉर एग्जांपल आप देखिए, महाभारत में अगर कोई ज्योग्राफिकल डेटा दिया गया है जी, इस नदी के किनारे, इस पहाड़ के आसपास एक एंशिएंट सिटी था, तो उस डेटा को हम लेते हैं, स्टडी करते हैं कि इसका क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक सिटी हुआ होगा। अगर वहाँ पे कोई न्यू सिटी ऑलरेडी बन चुका है तो पॉसिबिलिटी बहुत मुश्किल है उसको डिकोड करना। बट अगर कोई न्यू सिटी नहीं बना है, एम्प्टी लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, जो भी है, देन हम उसको मैप करने की कोशिश करते हैं विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल। एंड हम उसको अदर एविडेंसेस भी देखते हैं, क्या उसके लिए कोई शिलालेख अवेलेबल है, क्या वहाँ पे बुद्धिस्ट रिलीजन में भी उसका कोई वर्णन है, या फॉरेन ट्रैवलर जो चाइनीज, ग्रीक या जो मुस्लिम ट्रैवलर्स आए थे, क्या उन्होंने भी उसके बारे में कुछ बोला है। तो ऐसे मल्टीपल डिसिप्लिन से हम उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास लिटरेचर का बैकिंग होता है। लिटरेचर को हम नॉन लिटरेचरी एविडेंस, मतलब दो कैटेगरी होता है एविडेंसेस का, एक है लिटरेचर जो लिखित एविडेंस है, दूसरा है नॉन लिटरेचर जो आर्कियोलॉजी है, न्यूमिस्मैटिक्स, इंस्क्रिप्शन, ये लिखा हुआ नहीं है बट इसके फिजिकल चीज़ें हम देख सकते हैं। तो हिस्ट्री का क्रिटिकल एस्पेक्ट ये है कि हमें लिटरेचर को और नॉन लिटरेरी एविडेंसेस को कनेक्ट करके प्रूव करना है। जब ये हो जाता है तब मैजिक क्रिएट होता है। मान के चलिए अगर हमारे पास महाभारत किताब नहीं था और द्वारका मिलता, लोगों को वैल्यू पता नहीं होता उसका। इजिप्ट में ही तो प्रॉब्लम है, लिटरेचर ज्यादा है नहीं,
सिर्फ पिरामिड्स भरे हुए हैं, लोगों को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या इतिहास है। तो मैं तो कहूँगा आर्कियोलॉजी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिटरेचर, क्योंकि लिटरेचर आज हमारे पास है, फ्यूचर में आर्कियोलॉजी मिल सकता है, बट सिर्फ आर्कियोलॉजी है और लिटरेचर हमारे पास नहीं है, दिक्कत हो जाएगी, तो बहुत दिक्कत है। कोई आप एग्जाम्पल बता सकते हो कि आपको कोई ऐसी सिटी के बारे में महाभारत में मिला है एंड देन आपने फिर उस पर रिसर्च करी एंड फिर आपने जो लिटरेचर है उसको एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो हुए, एक्सकवेशन जो हुए हैं, शायद द्वारका पे भी हम बात कर सकते हैं अगर आप चाहें तो एक चीज़ है कि जो भी सिटी को मैपिंग करते हैं उसके लिए वी हैव टू यूज लिटरेचर एज अ प्राइमा फेसी, मतलब वो मेन बेस होता है एविडेंस के लिए। तो लिटरेचर को हम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक एविडेंस बताता हूँ जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। एक 2000 साल पुराना एक ट्रैवलर्स अकाउंट है, एक फॉरेन ट्रैवलर हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, एनोनिमस किताब उन्होंने लिखा है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किताब का नाम है। तो इस किताब में ही गिव्स द लोकेशन ऑफ द्वारका, 2000 साल पुराना। तो बोलते हैं मतलब द्वारका का नाम उन्होंने लिखा है बराका। तो मैंने अपने रिसर्च में मैप किया कि कैसे बराका इज एक्चुअली द्वारका, और द्वा जो है बा बन जाता है, जैसे द्वारावती जो है जैन लिटरेचर में बन जाता है बारावती। इसके प्रमाण भी हैं, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ द्वारका बराका है, इसके प्रमाण भी हैं। जैसे द्वारावती इज मिसप्रोनाउंस्ड एज बारावती इन जैन लिटरेचर, तो द्वा बा बनता है, इसका प्रमाण है हमारे पास। वैसे ही द्वारका जो है बराका प्रोनाउंस किया गया था ग्रीक लिटरेचर्स में, इसके प्रमाण है। राइट, तो 2000 साल पुराने जब हम स्टडी करते हैं बराका का क्या हिस्टोरिकल पोजीशनिंग है, उस पे कैसे उसका जियोलॉजी कैसा था, ये डिस्क्रिप्शंस हैं उस किताब में। तो हम उसको स्टडी करके देखते हैं कि क्या एक्चुअली बराका आज का द्वारका है। तो जब हम स्टडी करते हैं तो देखते हैं फैक्चुअल है बेद द्वारका, और ये बराका का डिस्क्रिप्शन मैच होता है। ओह ग्रेट। राइट, तो ऐसे यू नो हाउ वी मैप हिस्ट्री का मैपिंग का तरीका यही है। जो भी आपके पास लिटरेचर है उसको हमें कोरोबरेट करना है, अंग्रेजी में शब्द है कोरोबरेट, मतलब अगर हम अप्रॉक्सीमेटली समझाएं, इट इज़ लाइक मेकिंग सेंस ऑफ इट, कि क्या ये वास्तव में ऐसे मीनिंग बन रहा है, क्या वास्तव में ये हो सकता है, क्या ये रियल है, इसके तथ्य क्या है, इसके प्रमाण क्या है। लेट्स डिग डीपर इनटू इट। एक रिसर्चर का माइंडसेट ऐसा होना चाहिए विद एन ओपन माइंड, कि मैं देखूं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि यू नो सच में ऐसा हो सकता है। जब हम उस माइंडसेट से जाते हैं तो खजाना मिलता रहता है हिस्ट्री में। ये खजाने पाने के लिए कितनी बुक्स पढ़ डाली हैं आपने? मैंने करीबन एग्जैक्ट नंबर तो मुझे पता नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेटली आई वुड से करीब 400 बुक्स मैंने रिसर्च किए होंगे टू राइट दिस बुक। और मैंने कई सारे बुक पढ़े भी हैं, और कहीं पे मैंने डेटा साइंस यूज़ करके, प्रोग्रामिंग यूज़ करके, ताकि मैं उसको पूरा पढ़ूँ ना, बट उसका डेटा निकाल लूँ। तो उसको पूरा जैसे हमने फीड किया सॉफ्टवेयर में, तो वो उसको सारा इन्फॉर्मेशन निकाल के हमें प्रेजेंट कर देगा। मतलब चैट जीपीटी टाइप का ही बोल सकते हैं, एआई टाइप का। मतलब एक बिगिनिंग वर्जन था वो, बिगिनर वर्जन का, जो डेटा को मैं निकालूं, उसको सेंस बना दूं कि उसमें क्या बताना चाह रहा है। तो वो मैं करता था। चंद्रू जी, डेटिंग कैसे करते हैं? मैं टेक्नोलॉजी में नहीं जाना चाहूँगी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कैसे आप इस बात को जोर दे रहे हैं कि वो फैक्ट है महाभारत। तो 2 क्वेश्चन है, जैसे आपने पूछा कि डेटिंग कैसे किया जाता है और ये फैक्चुअलिटी है कि नहीं है, रियल में हुआ है नहीं हुआ है। तो पहले डेटिंग की बात करते हैं। सो कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट है उसको डेटिंग कई तरीके से किया जाता है। एक है जैसे फॉर एग्जांपल उसके लिए कोई प्राचीन शिलालेख मिल गया कि जिसमें लिखा है कि इतने साल पुराने ये इवेंट हुआ था, या कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल गया। राइट, जैसे हमें कोई कहीं पे एक्सकवेट कर रहे हैं तो एक साइट मिल गया, इसके बेसिस पे ये इस राजा का पैलेस है, सो देयरफॉर ये राजा का डेटिंग ये है। तो पुरातत्व के बेसिस पे डेटिंग होता है, इंस्क्रिप्शन के बेसिस पे डेटिंग होता है। और एक भी डेटिंग का तरीका है लिटरेचर। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जैसे मैंने पहले भी बताया, मेगास्थनीस जो ग्रीक यात्री था, तो उसने बताया कि भारत में एक राजा था जिसका नाम था सैंद्रकोटस, और सैंद्रकोटस इस चंद्रगुप्ता। राइट, और मेगास्थनीस का डेटिंग क्या है, करीब 2300 साल पुराने, एंड देयरफॉर चंद्रगुप्ता भी उसी टाइम पे आए होंगे। तो इसके बेसिस पे शीट एंकर एक पॉइंट, मतलब इसके बेसिस पे भी डेटिंग किया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा हम कुछ स्कॉलर्स ट्राई कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग पे,
मतलब एस्ट्रोनॉमिकल डेटा जो अवेलेबल है हमारे लिटरेचर में, मतलब उन्होंने ये नक्षत्र ये प्लानिटरी पोजीशंस देखे, उसको सॉफ्टवेयर में डाल के करने की कोशिश करते हैं, जिसके प्रॉब्लम्स हैं, लिमिटेशंस हैं। सो एक तरीका होता है, एंड ऑल्सो देयर इज़ अ वे ऑफ डिकोडिंग थ्रू द क्रोनोलॉजी, मतलब जो जो सीक्वेंस दिया गया है, इस राजा के बाद ये आया था, इसके बाद ये आया था, इस राजा ने इतने साल रूल किए, तो उसको हम बैक ट्रैकिंग करके डेटिंग फिक्स करते हैं। तो डेटिंग के कई सारे तरीके होते हैं। प्रॉब्लम ये है भारत में एंड जनरली हिस्टोरियंस के बीच में कि वो सिर्फ एक या दो फील्ड पे फिक्स रहते हैं। वो बोलते हैं कि मैं आर्कियोलॉजी पे देखूंगा और बाकी जो अवेलेबल एविडेंसेस है उसको मैं कंसिडर ही नहीं करूंगा, या मैं सिर्फ एस्ट्रोनॉमी देखूंगा, उसमें ये डेटिंग दिया गया है मैं वही मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा और कोई डेटा। वहां पे दिक्कत आता है। और कई बार क्या करते हैं कि अपने डेटिंग को जस्टिफाई करने के लिए वो बाकी फील्ड के एविडेंसेस को ट्विस्ट भी कर देते हैं, अच्छा, तो वो डेट को लाने के लिए। तो ये एक तरह से स्कॉलरली टैम्परिंग है, ये नहीं होना चाहिए। तो डेटिंग इज अबाउट मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च। एक डिसिप्लिन से हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, ऑल्दो पॉसिबल है, बट इट इज़ बेस्ट कि हम मल्टीपल डिसिप्लिन्स को देखें, समझें और पूरे पिक्चर से हम एक इवेंट का डेटिंग फिक्स करें। कुरुक्षेत्र के युद्ध की डेटिंग आपने फिक्स करने की कोशिश की है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध वाकई में हुआ था? यस, कुरुक्षेत्र युद्ध का डेटिंग निकलता है बेस्ड ऑन मल्टीपल एविडेंसेस 3101 BCE, 3101 साल बिफोर कॉमन एरा, राइट। जो अगर हम उसको पीछे मैपिंग करके जाएं 5125 साल पहले महाभारत युद्ध, उसी साल में युधिष्ठिर शका है, उसी साल में कलयुग संवत है, मतलब कलयुग का जो डेटिंग है उसी साल में शुरू होता है। तो इसके लिए हमारे पास सैकड़ों इंस्क्रिप्शंस अवेलेबल है, 400 से भी ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस अवेलेबल है, शिलालेख अवेलेबल है। शिलालेख ये कहाँ मिले? शिलालेख अगर आप देखेंगे एक ज्योग्राफी से नहीं मिला है। अच्छा। कश्मीर से तमिलनाडु तक, गुजरात से लेके थाईलैंड तक सारे एरियाज में शिलालेख मिले हैं, जिसमें डेट ऑफ कलयुग का दिया गया है, या डेट ऑफ महाभारत दिया गया है, या डेट ऑफ युधिष्ठिर शक दिया गया है कि ये अच्छा। इस इतने साल, मतलब 3800 साल युधिष्ठिर शक में हम ये मंदिर बना रहे हैं। तो ऐसे तो हमारे पास शिलालेख भी अवेलेबल है, हमारे पास लिटरेचर भी अवेलेबल, लिखित एविडेंस भी है। जैसे आर्यभट्टा भी अपना डेटिंग करते हैं, अपना बर्थ जो है वो कलयुग के डेटिंग के बेसिस पे करते हैं। अच्छा, राइट। तो मल्टीपल एंगल से जब हम देखते हैं तो वो डेट का निष्कर्ष निकलता है महाभारत का। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव है, ये पॉइंट है कि एज अ हिस्ट्री रिसर्चर, हिस्ट्री एक्सपर्ट या हिस्टोरियन या जो भी हिस्ट्री पे काम कर रहा है, उसको सारे एविडेंसेस को ओपन माइंड से देखना जरूरी है। मान के चलिए हमारे पास, जैसे मैंने पहले बोला, हिस्ट्री इतना क्रिटिकल है, आप सिर्फ एक फील्ड से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही लिमिटेड पर्सपेक्टिव मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस बिल्डिंग पे बैठे हैं, ये बिल्डिंग जो है हजारों साल के बाद हमारे पास ज़्यादा कुछ डेटा नहीं होगा, शायद कोई इंस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो बोर्ड है वहाँ पे किसी ने लिखा है, इंस्क्रिप्शन है, या कोई किताब मिल गया, राइट। नहीं तो जब ये डिस्ट्रॉय हुआ 500 साल के बाद, उसके बाद कोई ट्रैवलर ने आया, उसने बोला कि यहाँ पे एक टाइम पे हुआ करता था, लोग बोलते हैं, तो उसका लिखित एविडेंस है। तो ऐसे कई सारे एविडेंसेस को लेके उसके बेसिस पे हम इवेंट का डेट फिक्स करते हैं कि हाँ इतने साल पहले ये बिल्डिंग था यहाँ पे। यू गॉट इट। सो वैसे ही इवेंट का डेटिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर आर्कियोलॉजिकल साइट को एक्सकवेट करेंगे, उसमें जो तथ्य मिले हैं उसके बेसिस पे हम फिक्स कर देंगे और हम कंसिडर ही नहीं करेंगे बाकी फील्ड्स को, तो वहाँ पे दिक्कत आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट टू कंक्लूड, एक आर्कियोलॉजिकल साइट को भी हम देखेंगे तो उसके मल्टीपल लेयर्स हो सकते हैं। बिल्कुल, हमें ऊपरी लेयर कुछ मिला होगा, तो उसके बेसिस पे हम डेटिंग करके हम फिक्स कर देंगे यही डेट है, तो उसमें दिक्कत है। ओके, अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगी, कलयुग में बहुत लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, आपने इतनी रिसर्च की, आपने कलयुग की डेटिंग भी मुझे बताई है 5125 साल के करीबन, जब ये परीक्षित के समय का काल होगा। अगर हम महाभारत को देखें, परीक्षित के पास कलयुग आए थे, तो आपकी नज़र में कलयुग क्या हिस्ट्री है? जो युगों का वर्णन हमारे शास्त्र करते हैं, हमारे वेद करते हैं, तो क्या कलयुग को आप हिस्ट्री या किसी भी युग को हिस्ट्री मानते हैं? सी युगास का जो थियरी है, जैसे हमारे पास द्वापर के कुछ इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, कुछ डेटा अवेलेबल है। ऑफ कोर्स वो तो महाभारत, हाँ,
त्रेता और सत्य का तो हमारे पास कोई डेटा है नहीं जिसके है। बेसिस पे हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट या एग्जैक्ट डेटिंग ऑफ इवेंट्स इन त्रेता एंड सत्य कर पाए, बहुत मुश्किल या आई वुड से इम्पॉसिबल के करीब है। बट द्वापर हो सकता है। ओके, द्वापर हो सकता है एंड कली हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज इतिहास ऐसा है कि जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस होता जाएगा हमारे पास फिजिकल आर्टिफैक्ट्स मिटते जाएंगे। ओके, आप देखिए जो सबसे प्राचीन आर्टिफैक्ट हमारे पास है कितने साल जाते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन में 7000 8000 ईयर्स मुश्किल से जाते हैं। बट क्या हमारा सिविलाइजेशन उतना ही पुराना है? अनलेस यू डू रिसर्च आप इसको कंक्लूड नहीं कर सकते। बट पॉइंट इज सिर्फ फिजिकल आर्टिफैक्ट्स के डेटिंग के बेसिस पे एक सिविलाइजेशन इतना ही पुराना है बोलना एक तरह से एक इनकम्प्लीट अप्रोच है। अच्छा। तो चलिए आपने पूरा एक्सकवेट कर दिया, पूरा ज्योग्राफी को आपने देख लिया, सारा एनालाइज स्टडी कर दिया, फिर आप डेटिंग फिक्स कर रहे हैं तो समवॉट बेटर। बट स्टिल मैं लिटरेचर को बहुत हाई वैल्यू देता हूँ। नहीं, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि युधिष्ठिर के काल राज्य का मंदिर बना दिया, ये इंस्क्रिप्शंस कहीं कहीं मिले हैं, देश के बाहर भी मिले हैं, देश के अंदर भी मिले हैं। तो क्या कलयुग का कोई इंस्क्रिप्शन मिला है जहाँ पे वर्णन हो कि ये समय, ये एरा चल रहा है तो ये कलयुग का एरा है? यस, युधिष्ठिर शका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो कुछ ही इंस्क्रिप्शंस हैं। ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो कलयुग के ही है। अच्छा, ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस मतलब हमने हमारे जो एंसेस्टर्स थे ज्यादातर अपनी डेटिंग जो है कलयुग के बेसिस पे ही करते हैं कि कलयुग के इतने साल बाद मैं ये लिटरेचर लिख रहा हूँ, कलयुग के इतने साल के बाद ये महान सम्राट राजा सो एंड सो इन्होंने यहाँ पे दान दिया था, ये महान राजा ने यहाँ पे मंदिर बनवाया था, यहाँ पे ये युद्ध हुआ था, इनके इतने गुण, महान गुण हैं, ये पांडवों की तरह बहुत ही शक्तिशाली राजा हैं। ऐसे कई सारे इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन में आपको पर्सनालिटी रेफरेंसेस तो मिलते हैं कि ये पर्सन थे, कृष्ण थे या पांडव थे। उसके अलावा हमें डेटिंग भी मिल जाता है, डेट मिल जाता है। अच्छा। कि इतने साल, मतलब अभी इंस्क्रिप्शन में एक या दो काल नहीं होता, मतलब सिर्फ एक काल नहीं होता है, 2 से 3 काल दे देते हैं। अच्छा, ताकि हम उसको वेरीफाई कर पाए। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ जी। एक फेमस शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है आईहोले इंस्क्रिप्शंस। आईहोले ओके। वो एक जैन मंदिर है, हिंदू मंदिर भी नहीं है, जैन टेम्पल है जिसके दीवारों में वर्णित है महाभारत युद्ध का एग्जैक्ट ईयर। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, महाभारत युद्ध का एग्जैक्ट ईयर। क्या साल है? 3700 साल, 3736 ईयर्स। महाभारत के 3736 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली में हमारा ये मंदिर बनाया गया है, ऐसे कुछ डेटा उसमें आता है। और अभी क्या है कि हमारे पास सिर्फ 3735 ऐसा कुछ डेटा है, उसको रख के हम महाभारत काल को कैसे समझे? हमारे पास और कोई वेरिफिकेशन तो चाहिए ना, चाहे उस इंस्क्रिप्शन का डेट चाहिए, किस साल में वो इंस्क्रिप्शन कार्व हुआ है। तो उसके लिए देयर इज अ इंटर वेरीफाइबल डेटा। तो उसी इंस्क्रिप्शन में देयर इज अ डेट ऑफ कलियुग। अच्छा, ठीक है। अभी कलयुग को भी कोई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि कलयुग यही साल पे हुआ है, इसका क्या प्रूफ है? तो उसको जस्टिफाई करने के लिए तीसरा डेटिंग भी उन्होंने दिया है। क्या? और वो है शालिवाहन शका का जो एरा है 78 CE। 78 CE। तो हम क्या करते हैं, ये इंस्क्रिप्शन किस डेट पे लिखा गया है? तो ये 78 CE से 500 साल के आसपास, 565 अप्रोक्सीमेटली ईयर्स, मतलब 78 से 565। तो ये हम क्या करते हैं, 78 से 565 ऐड करेंगे तो 634 आता है अप्रोक्सीमेटली। नंबर्स सारा मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर्स मेरे किताब में 634 CE में आईहोले इंस्क्रिप्शन लिखा गया है बेस्ड ऑन द डेट ऑफ शका एरा। शका एरा के बेसिस पे इसका 634 आ रहा है। फिर यहाँ से बैक ट्रैक करके पीछे जाएंगे, जो मतलब 3700 साल के बाद ये इंस्क्रिप्शन लिखा गया है, वो भी बोला गया है। तो ये 3700 अप्रोक्सीमेट बैक ट्रैक करेंगे तो 3101 BC आ जाता है। तो जो भी डेटिंग होता है इट इज हमारे एंसेस्टर्स बहुत इंटेलिजेंट थे, उनको पता है कि हमारे जैसे लोग आएंगे जो हर चीज को डाउट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे कि क्या प्रमाण है, ये डेट दिखाओ, वो डेट है, ये है, वो है। तो उन्होंने क्या किया, 2-3 डेट्स दे दिए, ये नहीं है तो ये, इसको लेके तुम इसको मैप करो और डेट को फिक्स करो, समझो। तो ये आईहोले इंस्क्रिप्शन फैसिनेटिंग इंस्क्रिप्शन है जिसमें 3 एराज मेंशन्ड है, कलयुग का, महाभारत का और शका एरा का। तीनों एराज, तीनों काल जो है एक ही इंस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इंस्क्रिप्शन बहुत ही फैसिनेटिंग देता है। और ये बोलना कि हमारे पूर्वज गलत थे, इंस्क्रिप्शन मतलब आप सोच के देखिए, कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक, गुजरात से लेके थाईलैंड तक हजारों साल से जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, आर्यभट्टा से लेके कई सारे लोगों ने, मतलब
आप खींच के इसको 2000 साल तक भी ये ट्रेडिशन को लेके जा सकते हो, ये डेटिंग का। ये सारा डेटिंग गलत है, हमारे एंसेस्टर्स ने ऐसे ही कुछ क्रिएट कर दिया, ये तो नहीं कह सकते। ये बोलना वेस्टर्न माइंडसेट है, क्योंकि अंग्रेजों ने ये थ्योरी फैलाया था कि इतना एक्यूरेट डेटिंग थोड़ी ना हो सकता है। ये भारतीयों ने कोई डेटिंग सिस्टम क्रिएट कर दिया होगा कलयुग का और महाभारत काल का, ये हम नहीं मानेंगे। सो दे क्रिएटेड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज एन सो दे क्रिएटेड अ कॉन्सेप्ट कि भारतीयों के पास एक रियल कलयुग नहीं था, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल कलयुग अलग है, हिस्टोरिकल कलयुग अलग है। क्या बात कर रहे हैं, दो बता दिया अंग्रेजों हाँ, ने। उन्होंने बोल दिया कि जो रियल कलयुग है वो तो बाद में शुरू हुआ है, बट इन्होंने एस्ट्रोनॉमी को कैलकुलेट करने के पर्पस से, ताकि एस्ट्रोनॉमी का कैलकुलेशन सही से हो जाए, उसके लिए उन्होंने एक डेटिंग क्रिएट कर दिया। अरे बाप रे, एस्ट्रोनॉमिकल कलयुग अलग, हिस्टोरिकल कलयुग अलग, मतलब कई सारे, क्या बोले इन लोगों को, तो इतने सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट किए ताकि हम अपने डेटिंग सिस्टम से क्योंकि हमारा कनेक्शन कैसे बनता है इतिहास से, हम सोचेंगे अभी 2024 है, 2024 फॉलो भी क्यों कर रहे हैं, अभी तो 5125वां साल चल रहा है और ये सिस्टम हजारों साल से चल रहा है। अंग्रेजों ने अपना लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया, डेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, कल्चर इंट्रोड्यूस किया, राइट, तो वो इंट्रोड्यूस करके हमें डेटिंग सिस्टम से डिस्कनेक्ट करवाया कि हम अपने डेटिंग सिस्टम से कनेक्शन फील ना करें। जस्ट फॉर माई नॉलेज, ये 2024 अंग्रेजों के अकॉर्डिंग है सारे दुनिया के लिए, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या 5000? 2024 को फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा ये पॉइंट है उसके साथ साथ हमें कलयुग संवत भी दिखाना जरूरी है। क्या है वो कलयुग संवत? 5125, 5125 चल रहा है अभी। 5125 चल रहा है, 5125वां साल कलयुग का चल रहा है। और कहीं और उसके अलावा और एक चीज है कि हमारे और एक एरा भी है जिसके हजारों इंस्क्रिप्शंस हैं, वो है विक्रम संवत। 57 BC। यस यस, तो विक्रम संवत भी है। और इंटरेस्टिंग है, विक्रमादित्य को इन लोगों ने मिथोलॉजी बना दिया। अंग्रेजी जो ब्रिटिश स्कॉलर्स थे, कई सारे स्कॉलर्स ने विक्रमादित्य के हिस्टोरिकल रियलिटी को माना नहीं। उन्होंने बोला कि विक्रमादित्य नाम का व्यक्ति है ही नहीं। मतलब आप सोच के देखिए, जिसके नाम पे हजारों शिलालेख इंस्क्रिप्शन दिया गया है कि महाराज विक्रमादित्य थे, उनके नाम पे काल शुरू हुआ है, एरा सिस्टम शुरू हुआ है, वो झूठ है। शालिवाना शका है 57 BC, ये एक एरा सिस्टम हमारा फॉलो होता है। तो ऐसे 4-5 एरास जो काल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रू जी, अर्जुन बहुत स्पेशल कैरेक्टर माने जाते हैं महाभारत के, तो क्या वो कैरेक्टर ही हैं एक महाकाव्य के, या अर्जुन के कोई होने के एविडेंसेस हिस्ट्री मिलती है? देखिए, अर्जुन के कई सारे प्रमाण हम देख सकते हैं। एक तो है कि वो कुरु वंश से बिलोंग करते हैं। कुरु वंश का हिस्टोरिकल एविडेंसेस अनेकों हैं कि वास्तव में कुरु वंश के लोग थे। उसके एविडेंसेस हम इंस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, शिलालेख में देख सकते हैं। कुरु वंश का एविडेंस बुद्धिस्ट लिटरेचर में देख सकते हैं, जैन लिटरेचर में देख सकते हैं। अर्जुन का वर्णन तमिल संगम लिटरेचर तक है, जो एंशिएंट तमिल लिटरेचर है वहाँ पे भी है। और तो हर कोई एविडेंसेस को, फॉर एग्जांपल हम देखें बुद्धिस्ट लिटरेचर, कुणाल जातक एक किताब है जिसका नाम है कुणाल जातक। कुणाल जातक में 5 पांडवों का नाम लिखा है, राइट। युधिष्ठिर का नाम लिखा है युधिष्ठिला, अर्जुन का नाम लिखा है अर्जुना, भीम नकुल सहदेव, तो सारे पांडवों का नाम लिखा है। तो ऐसे 2400 साल पुराने बुद्धिस्ट लिटरेचर में इनका वर्णन है, शिलालेख है। तो कई सारे एंगल्स में हम देखें तो अर्जुन नाम का व्यक्ति बिल्कुल था, उसमें कोई संदेह नहीं है, एक चीज। दूसरा चीज है कि अर्जुन के लिए अगर हम स्पेसिफिक एविडेंसेस की बात करें, स्पेसिफिक एविडेंसेस की, हाँ हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है कि एक ऐसा पर्सन था, तो उसके लिए हम महाभारत पे जाएंगे। तो महाभारत में एक एपिसोड है जिसका नाम है यक्ष प्रश्न। यक्ष प्रश्न पूछता है हर कोई पांडव से। जब वो पांडव ठीक से जवाब नहीं देते हैं तो उनको पकड़ के रख लेता है। तो पहले सहदेव, नकुल, भीम, अर्जुन सारे जो है यक्ष के कंट्रोल में आ जाते हैं। लास्ट में युधिष्ठिर जो है वो कॉन्वर्सेशन करते हैं, क्या मैं बताते हैं, आप पूछिए प्रश्न, राइट। तो वो कॉन्वर्सेशन जब कंप्लीट होता है, यक्ष खुश होता है उनसे, बोलते हैं चलो मैं चारों को रिलीज कर देता हूँ। अभी इस इवेंट का एक फैसिनेटिंग हिस्टोरिकल कनेक्शन मुझे मिला। अच्छा, राइट। जब आप प्रयागराज जाएंगे, प्रयागराज से 50 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है अजागर गांव। अजागर। तो अजागर गांव में आप देखेंगे एक टैंक है, प्राचीन टैंक है। तो उस टैंक में इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है। टैंक क्या पोखर तालाब जैसा कुछ है? हाँ। अच्छा। तो वहां पे आप देख सकते हैं एक शिलालेख है जिसमें नाम वर्णित है। मैं अपनी किताब से रेफरेंस भी दूंगा। जो भी
इसको और स्टडी करना चाहते हैं तो मेरी किताब है महाभारत मिथ और हिस्ट्री, पेज नंबर 50 में मैं इस इंस्क्रिप्शन का डेटा दिया हूँ जिसका नाम है अजागर स्टोन इंस्क्रिप्शन। तो इस इंस्क्रिप्शन का भी कंडीशन सही नहीं है, टूटा हुआ है एंड कई सारी चीज़ें उसमें रीडेबल नहीं है, बट कुछ वर्ड्स क्लियरली हम पढ़ सकते हैं उसको। एक शब्द है अर्जुन, दूसरा है नकुल, सहदेव, ये 3 नाम क्लियरली वर्णित है वहाँ पे, ठीक है। और ये इंस्क्रिप्शन करीब 2000 साल, 1900 से 2000 साल पुराना इंस्क्रिप्शन है। तो इसमें चौथा शब्द भी है जो है भीम, तो टूटा हुआ है, तो वो सेक्शन रीडेबल नहीं है। तो ये 4 पांडवों का नाम हम समझ सकते हैं कि 4 पांडवों का नाम इसमें है। और लोकल लोगों का बिलीफ है कि ये यक्ष प्रश्न यहीं पे हुआ है। अच्छा, तो हम सिर्फ बिलीफ पे तो नहीं जा सकते। तो लोग मान रहे हैं तो हम इसको यक्ष प्रश्न का एपिसोड यहीं पे हुआ है, चलो हम मान लेते हैं। हम उस बेसिस पे तो नहीं मान सकते, चलो उसके लिए और कोई सब्सटैंशियल एविडेंस भी चाहिए होगा, चाहे महाभारत के ज्योग्राफिकल डेटा हो या और कोई एविडेंसेस हो। तो जब हमने और स्टडी किया तो हमने ये पाया कि उसी रीजन में जहाँ पे वो गांव है, जहाँ पे ये एविडेंस मिला, इसी के आसपास और कई इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिसमें ये लिखा गया है कि यक्षों का पूजा होता था उस गांव में। ओके। तो जहाँ पे यक्ष की पूजा हो रही है वहीं पे ऐसा इंस्क्रिप्शन मिला है जिस गांव का नाम है अजागर गांव, जिसमें पांडवों का नाम है, युधिष्ठिर का नाम नहीं है, इंटरेस्टिंगली। तो ऐसे हिस्ट्री कनेक्ट होता है। हिस्ट्री का कनेक्शन इतना, मतलब जस्ट आप महाभारत देखेंगे और बोलेंगे कि महाभारत सच है या झूठ है, राइट, तो वो एक इनकम्प्लीट पर्सपेक्टिव है। डेफिनेटली आपको कई सारे एविडेंसेस लेने पड़ते हैं। तो मैंने अपनी किताब में 13+ एकेडमिक डिसिप्लिन का डेटा निकाला और जस्टिफाई किया, सब्सटैंशिएट किया कि ये झूठ नहीं हो सकता है, सच में हुआ है। तो वैसे ही जो भी हिस्टोरिकल इवेंट हमारे पूर्वजों ने दिया है उन्होंने ऐसे वैसे नहीं दिया है, उसको हम ट्रैक कर सकते हैं, ज्योग्राफिकली ट्रैक कर सकते हैं, हिस्टोरिकली ट्रैक कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली भारत में बहुत सारे इन्वेजन्स हुआ और कई सारे प्रॉब्लम्स हुए, वॉर्स हुए, तो डेटा बहुत लॉस्ट हो चुका है। बट जो भी बचा डेटा है वो भी इतना मैसिव है कि उसको रख के पूरा हिस्ट्री हम एक अच्छा पिक्चर उसमें से हम ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चंद्र जी, महाभारत को अगर आप हिस्ट्री कह रहे हैं तो उस जमाने में ट्रेड कैसे होता था, या फिर कोई किसी भी राज्य में अगर आप जाते हो तो एंट्री कैसे मिलती थी, इसके कुछ प्रमाण मिले हैं क्या? देखिए, करेंसी वाइज हमारे पास वी डिड नॉट हैव पेपर करेंसी इन द पास्ट। अभी हमारे पास पेपर करेंसी और धीरे धीरे डिजिटल करेंसी हो रहा है, राइट। बट पास्ट में क्या होता था, पीपल यूज्ड टू हैव ईदर बार्टर सिस्टम, मतलब एक चीज दो और दूसरा चीज वापस लो, या दे यूज्ड टू हैव सिक्के, सील्स। सिक्के वो मेटल्स के हो, गोल्ड, सिल्वर या अनेकों मेटल्स के, या दे यूज्ड टू हैव सील्स, स्पेशल सील्स होते थे टेराकोटा के एंड अदर मटेरियल्स के। तो ये सील्स को दिखाने से, फॉर एग्जाम्पल अब कोई चीज़ लेना चाहते हो ले सकते हो, या जनरली वो सील्स यूज किया जाता था फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजियस पर्पसेस, कल्चरल पर्पसेस या आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस के लिए, सिक्योरिटी के लिए भी यूज किया जाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको महाभारत से एक स्पेसिफिकली हरिवंश पुराण से एक रेफरेंस दूंगा। एक श्लोक शुरू होता है जिसका स्टार्टिंग है एक एव महाद्वारो, मतलब आप ऐसा एक द्वारका में ऐसा एक सिस्टम बनाओ कि द्वारका को अंदर आने और बाहर जाने के लिए हर किसी व्यक्ति को एक मुद्रा दिखाना पड़ेगा, सील दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वो मुद्रा दिखाने से ही आप अंदर जा सकते हो और बाहर निकल सकते हो, और जो भी गेट कीपर है, सिक्योरिटी है, वो मुद्रास के बिना लोगों को अंदर आने नहीं देगा। वो स्पेसिफिक मुद्रा था, ये आपकी बुक में ही लिखा है? हाँ जी। तो पेज नंबर 2017 में मैंने इसका सारा डेटा दिया है कि जो भी द्वारका के अंदर जाएगा बाहर निकलेगा उसके लिए वो सील दिखाना जरूरी था, ठीक है। तो क्या द्वारका में ऐसा कोई एविडेंस मिला है जिससे ये साबित होता है कि सील मैन्युफैक्चरिंग कल्चर था, या एक्सपर्ट मेटलर्जिस्ट थे जो ऐसे एक्सपर्ट सील्स बना सकते थे? क्योंकि अभी दिक्कत ये है कि अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन ऐसे सील बना देगा तो उसका वैल्यू नहीं होगा, तो फिर सिक्योरिटी कहाँ है फिर? तो एक्सपर्ट मेटलर्जिस्ट चाहिए जो ऐसे टाइप के सील्स बनाए जो उस टाइम पे हाई टेक था उस टाइम पे। तो वो सील्स दिखाने से ही हम उसको अंदर छोड़ेंगे और बाहर आने देंगे, ठीक है। तो क्या ऐसे सील्स बनाए गए थे? क्या इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है? बिल्कुल है। कैसे? जैसे बेट द्वारका और सराउंडिंग रीजन्स में ये सील्स बनाए जाते थे। एक रीजन है जिसका नाम है शंकोद्वारी तीर्था। अच्छा।
तो इसमें आर्कियोलॉजिकली प्रमाण मिला है कि वहाँ पे ऐसे लोग थे जो ऐसे नीश टाइप के सील्स बनाते थे। इसके प्रमाण हम आर्कियोलॉजिकली देख सकते हैं। तो मतलब महाभारत काल का तो यहाँ पे ही जस्टिफाई हो गया कि यस, मतलब ये एक जस्टिफिकेशन है। द्वारका साइड ऑफ कोर्स वी हैव ज्योग्राफी एंड जैसे मैंने कई सारे फील्ड्स बोला, तो डेटा इज मैसिव। तो मैंने जो भी टच किया है वो अवेलेबल डेटा है, और पता नहीं और कितना सारा है, और मतलब और हजारों डेटा पॉइंट्स अभी भी डेफिनेटली है जो अभी काम करना बाकी है, और ईश्वर कृपा से हम इसको करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच चंद्र जी जुड़ने के लिए। हमारा एपिसोड काफ़ी खास रहा है और बहुत सारे आपने प्रमाण अपनी बुक से ही दे दिए हैं, ऐसे कि अब अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो एक बार सोचिएगा ज़रूर महाभारत को, हमारी हिस्ट्री को मिथ कहने से पहले। बहुत बहुत थैंक यू चंद्र जी जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें भेज दीजिए। नमस्कार।